कर्मचारियों को टेंशन और मान्यों को छप्पर फाड़कर पेंशन। देश में इस वक्त पिछले 1 साल से लगभग एक मुद्दा छाया हुआ है, ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम न्यू पेंशन स्कीम। आज ये जिक्र इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश से खबर आई, हिमाचल से खबर यह आई कि वहां ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया गया। वैसे महाराष्ट्र में भी ओपीएस की मांग हो रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी अब यह मांग जोर पकड़ रही है। यानी कि राजनीतिक मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में भी बनाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि लखनऊ में अटेवा संगठन है, उसने ओपीएस की मांग को लेकर विरोध किया। लखनऊ का ही जिक्र करें तो लगभग 24 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। 14 लाख कर्मचारी लगभग इसमें से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, यानी कि एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश। मध्य प्रदेश हो या फिर कर्नाटक, वहां भी ओपीएस की आवाजें उठ रही हैं। हिमाचल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल से ओपीएस को लागू करने का दावा सरकार कर रही है, यानी कि कांग्रेस सरकार। इससे पहले राजस्थान हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, यानी कुल मिलाकर लगभग 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ओपीएस लागू करने का जिक्र है। वहीं बड़ा मुद्दा और अहम विषय इसलिए भी राजनीतिक रूप से बन जाता है क्योंकि आने वाले इस 1 साल में लगभग 6 राज्यों में चुनाव होने हैं और हर गैर बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ओपीएस का मुद्दा उछाल रहा है। चर्चा यह तक आई कि हिमाचल में हार के पीछे ओपीएस एक बहुत बड़ी वजह थी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को एक बड़ा हथियार बनाया और सरकार बनने के बाद इसे लागू करने का अब ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर गौर करने का जिक्र भी कर दिया है। यानी कि केंद्र भी समझ रहा है कि सियासी नजरिए से एक टेंशन है। बाकायदा एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है और वित्त मंत्री देश की कह रही हैं कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी, यानी कि पुनर्विचार। जो नई पेंशन स्कीम है जिसको लेकर नाराजगी का जिक्र किया जा रहा है, और वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश किया, तब उस वक्त यह जिक्र हुआ। अब यानी कि सरकार भी समझ रही है, केंद्र सरकार भी समझ रही है और अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में भी यह मांग उठ रही है और बाकायदा बीजेपी को समर्थन देने वाले गठबंधन के सहयोगी इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। जैसे कि हरियाणा में चौटाला साहब यह मांग कर रहे हैं, जो कि उनके सहयोगी हैं। महाराष्ट्र में ऐसी ही मांग शिंदे गुट की तरफ से भी हो रही है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी कई बीजेपी विधायक इसको लेकर संकेत दे रहे हैं कि अगर यह मांग जल्दी पूरी कर दी जाए तो चुनाव के वक्त कोई टेंशन नहीं होगी। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे और हमारे साथ इस मुद्दे पर शामिल होने के लिए मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। हमारे साथ अजय अरोड़ा साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं, आपका भी स्वागत है। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक माने जाते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शिल्पी चौधरी समाजवादी पार्टी का युवा चेहरा है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुकेश त्यागी जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत तो करना चाह रहा था, लेकिन अरोड़ा साहब, ओपीएस का मसला है, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपने इसे बड़ा राजनीतिक
मुद्दा बनाने में कामयाबी हासिल की और हिमाचल में इसे लागू कर दिया। तो क्या आप बधाई के पात्र हैं ओपीएस को लेकर, क्योंकि मसला अर्थव्यवस्था का है या फिर वोट की राजनीति का? जरा बताइए देश को। अरोड़ा जी, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। हम्म, कमिटमेंट, हमने कमिटमेंट की थी हिमाचल की आवाम से, और इसको राजनीति से मत जोड़ा जाए। ये तो हमारे हर भाषण में। अच्छा, तो राजनीति से नहीं जोड़ूं इसको? सुनिए सुनिए, आप तो तभी बोलते हो ना कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें ओपीएस देंगे, यही बोलते हो आप, तो फिर कह रहे हो वोट से मत जोड़ो। तिलक जी, हमने जो वादा किया, मैंने कहा निभाया हमने। हाँ, कमिटमेंट पूरी की है। जो वहाँ के कर्मचारी अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम मांग रहे थे, हमने वहाँ लागू किया आज से। और जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ भी जल्द लागू हो जाएगी। हो सकता है कि कल हम डिबेट इसी पे करें कि बाकी 4 राज्यों में जहाँ कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहाँ हमारी गठबंधन की सरकार भी है, वहाँ लागू हो गया। अच्छा, तो ये 35,000 करोड़ राजस्थान का अटका है, 17,000 करोड़ छत्तीसगढ़ का अटका है, 7,500 करोड़ हिमाचल का अटका हुआ है। जब केंद्र की तरफ से अटका हुआ है तो फिर आप दे कैसे पाएंगे? घर पे नोट तो नहीं छापेंगे ना? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना क्या है तिलक जी? हाँ, जितने हमारे विधायक हैं किसी पार्टी की भी हों, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, जिस प्रकार से पेंशन, अगर आप तिलक चावला जी 1 दिन के विधायक रहे हैं, उसके बाद जिंदगी में विधायक नहीं बने, साथ जिंदगी आपको 50,000 60,000। अरोड़ा जी, ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी आई और उसने नियम बनाया हो, है ना? और अगर हिसाब का होगा तो मैं तो आंकड़े लेकर बैठता हूं, मैं हर राज्य का बता दूंगा किस किस विधायक को कहां कहां पेंशन मिलती है। तिलक जी, बढ़ोतरी, मैं कह रहा हूँ कि पेंशन में बढ़ोतरी इन 8-9 वर्षों में हुई है। विधायकों की, नेताओं की पेंशन पहले भी मिलती थी। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ और आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। इतना वरिष्ठ पत्रकार सामने है और सत्य बोल रहा है, लेकिन आप उसकी अमाउंट पे भी तो बात करेंगे कि कितने अमाउंट बढ़ा देगी, कितने गुना बढ़ा देगी, उससे भी चर्चा करें। नहीं, मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा, लेकिन एक बात तो बताइए कि 6 राज्यों में चुनाव है तो ओपीएस को ही एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे ना आप? कुल मिला के मैं ये समझूं। देखिए, इसे मुद्दा मान ले, चाहे हमारी कमिटमेंट, चाहे हमारी ईमानदारी, चाहे सर ये कमिटमेंट फिर मनमोहन सरकार में इसे इंप्लीमेंट क्यों किया गया? फिर वो किसकी कमिटमेंट थी? गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं कह रहा हूं कि जब उस वक्त हमारे सबसे विद्वान वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी कह रहे थे कि ओपीएस मतलब वित्तीय बोझ, ओपीएस मतलब टेंशन, तब वो क्या था? और आज मतलब आप उनसे बड़े ज्ञानी हो गए, अर्थशास्त्री हो गए, जब मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। गलत तो नहीं कह रहा? तिलक जी, समय की मांग। अच्छा, तब समय कुछ और था, आज कुछ और है। समय की मांग, उसका कारण है जिस प्रकार से मैंने बोला कि देश में नेताओं की तनख्वाह बढ़ गई, उनकी पेंशन बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं लाखों हजारों करोड़ रुपया जो विधायकों की पेंशन में जाता है, जो उनकी सैलरी में जाता है, हाँ। जितनी चीजें वो बढ़ी हैं, तो इसका जिस तरह से हम तो ये कहते हैं कि जितना लाभ नेताओं को मिला है, मानवीयों को मिला है, उतना लाभ कर्मचारी को भी मिले। अरोड़ा सर, आप ऐसी बात कर रहे हैं तो आप पहल कर दीजिए ना। आपको किसने रोका है कि हमारे विधायक और सांसद, आप लोग तो वैसे भी तपस्या करने निकले हैं, है ना? आप लोग खुद कह रहे हैं, तो बोल दीजिए हम पेंशन नहीं लेंगे। देखिए, हम तो आप लोगों को जरूरत भी क्या है? देखिए, पेंशन की जरूरत, देखो वर्तमान में हम तो ये कहते हैं कि जितनी जरूरत है आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। आज कोई विधायक है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, कोई दुकानदारी नहीं कर रहा, अगर वो रिटायर होता है, अगर पदहीन होता है, तो एक नॉमिनल अमाउंट जो हाँ, और 1 दिन का विधायक हो, 1 घंटे का भी हो, तब भी उसको पेंशन मिलनी चाहिए, है ना? ये तो हम भी कह रहे हैं। और उनको भी मिलनी चाहिए जिनके 10-10 क्रैशर चल रहे हैं और हाथ में 10 नहीं 11 अंगूठियां हैं, कई एक हाथ में 2-2 भी पहन लेते हैं, और उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कानून में अमेंडमेंट होनी चाहिए। तिलक जी, करवाइए ना सर। हम प्रयास करेंगे। हाँ, प्रयास करेंगे, लेकिन ठीक, खैर। मुकेश जी, आपने सुना जी। हिमाचल में भी लागू हो गई ओल्ड पेंशन स्कीम, वो कह रहे हैं कि बजाओ ताली। अब देखिए, ऐसा है कि ये खुद ही कह रहे हैं कि हमारी ये एक तरीके से देखा जाए तो संक्षिप्त में यही कह रहे हैं कि हमारी मजबूरी है।
अब ये पहले तो चुनाव जीतने की इनकी संभावनाएं नहीं लग रही थी, तो इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में लगा करके इन्होंने एक तरीके से शगुफा फेंका। हिमाचल प्रदेश पे कुल मिलाकर के 75 से लेके शायद 80,000 करोड़ तक का जो है उन पर डेट है, जो कि बहुत ही भारी डेट है। और इन्होंने 4% जो पहले एलोकेशन था उसको 6% किया जीएसटीपी का। तो इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी बड़ी कर दी है कि आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से ये ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे, या तो और जो स्कीम्स हैं हाँ। उनको कटौती की जाएगी। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, आपने बोल दिया, मुझे आप बोलने दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं जानी चाहिए। अगर वित्तीय आपके पास उतना आपके पास कोष में धन है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बहुत अच्छी है, आप जाइए ओल्ड पेंशन स्कीम पर। लेकिन कह करके फिर बाद में पछतावा और लोगों को उसमें वंचित हो, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई प्रूडेंट स्कीम नहीं है। अभी आपने खुद ही कहा मोंटेक सिंह आलूवालिया जो कि बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, चिदम्बरम जी अर्थशास्त्री थे, कांग्रेस के जमाने में उन्होंने खुल करके कहा है कि हमको ओल्ड पेंशन स्कीम में जाकर के फिस्कल क्राइसिस बहुत अनप्रेसिडेंटेड होने वाली है, इंक्लूडिंग आरबीआई ने ये कहा है। तो उसके बाद भी अगर आप वापस जा रहे हैं हाँ। तो इसका मतलब ये है कि आप एक राजनीतिक रूप से इतने प्रेरित है कि पूरा प्रांत जाए भाड़ में। हम तो ये स्कीम क्योंकि हमने जीते हैं इलेक्शन इसके आधार पर, तो आपको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी थोड़ी संवेदनशीलता होनी बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है मुकेश जी जी। अब जरा ये बताइए कि आप ओपीएस के पक्ष में यानी कि बीजेपी है या फिर नहीं? देखिए, हम ओपीएस की स्कीम जो लाए थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए थे। न्यू पेंशन स्कीम पहले जी पेंशन स्कीम अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर के आए थे। और क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम में मैं देखिए मैं इस मामले में बिल्कुल न्यूट्रल हूं इस समय। मेरा ये मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत विचार है कि अगर प्रांत की फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी है और वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर उनको न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना है, उसका कोई फाइनेंशियल आपसे मैंने पूछा हेड या टेल, आपने कहा हेड भी और टेल भी। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आप ओपीएस के पक्ष में है या फिर नहीं? हर एक स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन अलग है। आप पंजाब की हालत देख लीजिए, कितनी बुरी तरह से उनके ऊपर डेट का बर्डन है। हिमाचल पे देख लीजिए 75,000 मैं आपकी बात मानिए, मैं फिर से ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, इससे जुड़ा एक सवाल है। आप उसके पक्ष में है या फिर नहीं ओपीएस के? नहीं, तो हम इसको ना नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जो है उसका मूल्यांकन कर रही है और हो सकता है जल्दी उसके ऊपर भी डिसीजन लिया जाए। कमेटी मतलब जहां चुनाव है वहां आप भी सोच रहे हैं कि ओपीएस को लागू कर दिया जाए? नहीं, ओपीएस को अगर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होगी और हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्यों नहीं लागू करेंगे? हमको तो एम्प्लॉइज के हित की बात करनी है। अच्छा, तो मतलब आप भी मान रहे हैं कि एनपीएस से कर्मचारियों का हित नहीं हो रहा? मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं जाइए। अगर एम्प्लॉइज को उसमें बेनिफिट मिलता है तो जाइए जरूर। सर, मैं इसलिए सवाल लेकर आया क्योंकि जब आप ओपीएस दे नहीं सकते, जिसका जिक्र आप कह रहे हैं कि एक मजबूरी है, ये राजनीति कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपकी अर्थव्यवस्था के लिहाज से मजबूरी है, आप ओपीएस नहीं दे सकते। देखिए, हमने बहुत से निर्णय ऐसे लिए हैं। तो सर आपने मतलब कि केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने यह ऐलान क्यों किया कि एनपीएस के लिए कमेटी गठित की जाएगी? इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, तो ठीक है, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर बाय द वे हमारे स्टेट की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है और अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और मालिक सर, आप केंद्र के स्तर पर कह रहे हैं आप कि हम जो है एनपीएस को लेकर जो है पुनर्विचार करेंगे, उसकी कमेटी बना रहे हैं। इसका मतलब आप मान रहे हैं कि एनपीएस में दिक्कत है? नहीं, एनपीएस में देखिए क्या प्रॉब्लम ये हो गई है कि एनपीएस को जबकि 10 से 14% भी किया गया है उसको बढ़ा करके, उसमें क्योंकि कंट्रीब्यूशन है और पहले के मुकाबले वहां पे कुछ एम्प्लॉय को कुछ नहीं देना पड़ता था। उनको सीधे 50% जो लास्ट वेतन उन्होंने ड्रॉ किया उसका बेसिक का उनको जीवन पर्यंत मिलता था, उसके बाद उनकी पत्नी को मिलता था। तो ये स्कीम में तो कोई भी किसी प्रकार का योगदान नहीं था, लेकिन उसका वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है स्टेट की एक्सचेकर के ऊपर। अभी बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जो उधार के प्रेशर में दबे हुए हैं। उसके बाद इस प्रकार की लुभावनी स्कीम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये कौन सी लुभावनी स्कीम? ठीक सर, ठीक, एक मिनट रमेश जी को मैं चर्चा में ले आऊं। अरोड़ा साहब, एक एक करके, मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं चर्चा कर रहा हूं सर, प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, सबका पॉइंट है। पहले मैंने आप ही से राय ली। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जो बात मुकेश जी कह रहे हैं बहुत हद तक सच भी तो है। आप लोग जहां चुनाव में जा रहे हो वहां ओपीएस, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति भी तो देखनी पड़ेगी ना, कि नहीं?
या सिर्फ हर जगह जहां जाओगे मतलब तो ये है ना कि ये हकीकत है, जहां केजरीवाल जी गए जनता को ही पता है अभी कुछ ना कुछ मुफ्त कह देंगे। अब जनता भी समझ रही है, ऐसा नहीं है, आपके जाने से पहले ही जनता ये समझ जाती है केजरीवाल जी आ गए मतलब मुफ्त। अब क्या मुफ्त होगा वो ऐलान कर देंगे, लेकिन मुफ्त पक्का है। तो वो वही कह रहे हैं कि आपने हालात देखते नहीं है, पंजाब की स्थिति देख लीजिए। रमेश जी प्लीज। आज जो पहला पेश हुआ वही घाटे का बजट था। अब से लेकर के आज तक बहुत चल रहा है कि किसी का बजट सरप्लस में हो। रमेश सर आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही, आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही इनकी ऑडियो में। रमेश सर अगर प्लीज फोन से कनेक्ट कर पाए। जी क्या जी बिल्कुल सर, आप अपनी बात रखिए। आजादी के बाद जो पहला बजट पेश किया गया था वही घाटे की अर्थव्यवस्था को सूचित करता। तब से लेकर के अब जो भी बजट पेश हुए हैं। सर मैं दोबारा से जुड़वा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका पक्ष आए, आपकी आवाज हमारे तक पहुंचे। लेकिन खैर, शिल्पी चौधरी जी प्लीज पीसीआर टीम कनेक्ट करिएगा रमेश जी से। शिल्पी जी, हमने ये देखा कि जैसे कि बात मुकेश जी ने भी कही और अरोड़ा जी माने ना माने, अरोड़ा जी भी जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस होगा, क्योंकि हिमाचल में जीते हैं, कर्नाटक में जाएंगे तो वहां भी बोलेंगे ओपीएस। लेकिन 2022, क्योंकि अब मैं देख रहा था कि लखनऊ में भी कुछ संगठन एक्टिव हुए, कहा ओपीएस लागू करो। आपने चुनाव में, आपने मतलब अखिलेश जी ने सार्वजनिक रूप से मंचों पर कहा, आपने एक बड़ा मुद्दा बनाया, हम आएंगे ओपीएस लेकर आएंगे। लेकिन जनता ने भी कहा कि नहीं, हमें योगी जी चाहिए। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश से जो सत्ता का रास्ता निकलता है दिल्ली की तरफ, अगर ओपीएस मुद्दा है तो फिर यूपी में भी होना चाहिए था कि नहीं? निश्चित रूप से देखिए, ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सरकारी कर्मचारी एक बहुत बड़ी शक्ति हैं। ये सिर्फ चुनावी जुमले नहीं है, जैसा कि मुकेश जी कह रहे थे कि जरूरत होगी, समय की मांग होगी। अरोड़ा साहब ने भी ऐसे ही कहा कि नहीं, समय की मांग थी तो हमको लागू करना पड़ा। नहीं, अटेवा लंबे समय से हमारी पार्टी के संपर्क में रहा है और अटेवा ने खुल करके समाजवादी पार्टी का समर्थन भी किया था, सबसे बड़ी बात ये। और वो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि उनके पास नौकरी के अलावा इस तरीके के संसाधन नहीं होते हैं कि वो अपना जीवन चलाएं, उनके क्रशर चल रहे हों या उनके बिजनेस कॉम्प्लेक्सेस हों। तो सरकारी कर्मचारी जिसकी आप 20 साल 25 साल, कहीं कहीं तो आप 30 साल की नौकरी के बाद जब वो खाली होता है, जब वो, उसके पास क्या रोजगार रह जाता है, उसकी वो उम्र भी नहीं रह जाती। लेकिन माननीय जी एक दिन 1 घंटे के लिए भी विधायक बन जाते हैं, जो कि इस पूरे चर्चा का विषय है, उनको पेंशन दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जनता ने बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट ओल्ड पेंशन स्कीम पर दिया था। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय हैं वो ये कह रहे हैं कि फिजिकल डेफिसिट होता है, लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, वो फ्रीबीज पर बात करते हैं। ऐसा नहीं है। जब 2012 में हमें सरकार उत्तर प्रदेश का बागडोर मिली थी, उस समय बिजली विभाग बहुत घाटे का विभाग था, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने बिजली का बहुत परचेस किया था, खरीदी थी, प्राइवेट बिजली खरीदी थी और उत्तर प्रदेश में सप्लाई कराई थी। लेकिन जो नई विद्युत नीति थी जो अखिलेश यादव जी ने कराई लागू, उसके बाद बिजली विभाग घाटे से उबर करके एक बहुत मजबूत विभाग के रूप में स्थापित हुआ। तो ये तो डिपेंड करता है कि सरकारें कैसे काम करती हैं। जो अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, निश्चित रूप से हर बजट, जो पहला बजट आजादी के बाद था, जब वो घाटे का बजट दिखाया गया और आज तक फायदे का बजट दिखाया कौन सा गया है? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ओपीएस को आप बड़ा एक मुद्दा बनाएंगे। बड़ा मुद्दा है, बनाएंगे नहीं, बड़ा मुद्दा है। और ये जो जुमलेबाजी थी, अब देखिए राम मंदिर का काम भी पूरा हुआ, इन्होंने घोषणा राम मंदिर क्या जुमला था क्या? नहीं, जुमला नहीं था। हाँ। इन्होंने भरमाया लोगों को, नहीं भरमाया मतलब समझ में आ गया। इन्होंने, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। इन्होंने लोगों को, इनको लगा कि सारी पार्टियों को राम मंदिर के खिलाफ स्थापित करके हम सिर्फ एक काम करेंगे। ठीक है, आपने सारी पार्टियों को राम मंदिर के खिलाफ स्थापित किया और कहा आपकी सरकार में तो पार्टियों पर गोलियां चली थी, सरयू में खून की नदियां तो आप ही की सरकार में बही थी ना, तो फिर किसको बोलेंगे, क्रेडिट किसको जाएगा?
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो होगी, वो कोई भी मुख्यमंत्री है, अगर वो किसी एक धर्म विशेष का मुख्यमंत्री है तो लॉ एंड ऑर्डर ये इजाजत ना, लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है कि कार सेवकों पर गोलियां मारो। कार सेवकों पे गोलियां, अगर वो कानून हाथ में लेंगे तो वो कार सेवक होंगे, वो कार सेवक होंगे। तो आप तय करेंगे सबको, आप तय करेंगे कि पकड़ के गोलियां मारोगे? मैं ये कह रही हूँ उसके बाद कोई मुकदमा क्यों नहीं हुआ? हाँ। मुलायम सिंह यादव पर कोई मुकदमा क्यों नहीं हुआ? तत्कालीन मुख्यमंत्री के ऊपर कोई मुकदमा लेके भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस क्यों नहीं गई? ये एक चुनावी मुद्दा मात्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ। क्यों नहीं किया मुकदमा? क्यों नहीं? ये बात कहां से आई थी कि इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा नहीं। हाँ। मैं आज कह रही हूँ, अगर संसद भवन पर हमला हुआ तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? कि नहीं? मतलब? मारा गया आतंकवादियों को? मतलब तो आप क्या कह रहे हैं? आप जब जिन्होंने विवादित ढांचे को गिराने की बात कह रहे हैं, आपने उनको गोली मार के अवार्ड हासिल किया। हाँ, अवार्ड क्यों हासिल किया? हाँ। जो आतंकवादी थे, उन्होंने आतंकी घटना दी, उनको उनकी सजा मिली, उसमें क्या कौन बात है? आतंकवादी थे जिन्होंने ढाया। अच्छा, जिन्होंने विवादित ढांचे को उठाया। आज तक उनके नाम पर कौन सा जिहाद चल रहा है देश में? क्या मिल रहा है इस देश अच्छा, को? वो जिहादी थे? क्या मिल गया? बिल्कुल, वो हिंदू जिहादी थे। आज मस्जिदों के सामने भगवा झंडा लेके जिस तरीके से रामनवमी मनाई गई है, अगर मस्जिदों के सामने ही रामनवमी मनानी थी तो राम मंदिर की जरूरत किसे है? अच्छा, तो मतलब ये बांट लिया जाएगा कि ये तुम्हारा इलाका, ये हमारा इलाका, इस इलाके में मत आओ क्योंकि हमें रामनवमी जो है आपको इस रास्ते पे बनानी है। आप ये कह रही हैं? ये विषय है नहीं, आप लेकर आ रही हैं, तभी पूछ रहा हूँ। मस्जिदों के सामने शराब पी के हुल्लड़ मचाकर जय श्री राम के जयकारे लगाकर, तो आपने कैसे टेस्ट किया कि उन्होंने सबने अल्कोहल पी रखा था? पुलिस बता रही है, वीडियो अच्छा, बता रही है। मतलब पुलिस अपनी जिम्मेदारी ये नहीं है? आपको मालूम है कि यह साजिश रचेंगे, फिर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, जिन शहरों में, जिन रोड्स पर ये रामनवमी पे जुलूस नहीं निकलते थे, कल उन शिल्पी चौधरी जी, मैं उस विषय में नहीं आना चाह रहा था। अगर आप चाह रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है? मैं इस चैप्टर को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ, इस चैप्टर को मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। आप डिबेट को डिले कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूँ कि तमाम राज्यों में फिर आप नाराज नहीं होंगे? मैं सच बोल दूं सच? बोलिए, ठीक है, बोलिए। मैं आपसे नाराज नहीं होती। पीछे कुछ चल रहा है, कोई आवाज एक आ रही है पीछे से। मैं कनेक्ट करवा देता हूँ दोबारा से। लेकिन आप ये कह रहे हैं आप मुझसे नाराज नहीं होते, लेकिन एक उदाहरण देते तो फिर ये चैप्टर यहीं क्लोज करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने थोड़ा डिबेट को, तमाम राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई, ठीक मुकेश जी? हुई ना रामनवमी के मौके पर? हुई ना अरोड़ा जी, रमेश जी? हुई ना? उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जिसकी जनसंख्या के आधार पर अगर देखा जाए, अगर अलग से मुल्क होता तो छठा मुल्क होता। ठीक, वहां एक भी बम क्यों नहीं फटा? धार्मिक आयोजन पे कह रहा हूं, तमाम राज्यों में हुआ, लेकिन वहां क्यों नहीं हुआ बम फटा? वहां क्यों? पहले क्या होता था शिवरात्रि पर, और क्या होता था कावड़ यात्रा पर, और क्या होता था रामनवमी पर? अब क्यों नहीं होता? वहां क्यों गुलाब के फूल और देसी घी की जलेबी खिलाई जा रही है? बुरा लग गया ना मैडम? जरा सोच कर देखिएगा। कोई बुरा नहीं लग गया। नहीं, कोई बुरा नहीं लगा। सोच कर देखिएगा, मैंने तभी कहा आपसे। आप बार बार जब डिबेट करते हैं तो आप कहते हैं कि ये मुद्दे क्या देश के लिए महत्वपूर्ण है? आज आपके लिए मुद्दा महत्वपूर्ण हो रहा है। मेरे लिए मुद्दा होता महत्वपूर्ण तो मैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा था। आपने कहा तो मैंने इसलिए आपको उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे दिया, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। बलात्कार का शिकार हो रही है। शिल्पी जी, मेरे सामने जो उदाहरण था मैंने आपको दिखा दिया। एक मिनट रमेश मोहन जी, मैं अभी उस विषय में नहीं जाना चाह रहा था। रमेश मोहन जी, जो बात मुकेश जी कह रहे थे कि भाई आपने सिर्फ एक जरिया बना दिया, रेवड़ी बांटो और वोट लो, जवाब दीजिए। इनकी आवाज अभी भी नहीं आ रही सर। ऑडियो नहीं आ रहा। रमेश सर। आ रहा है? जी सर, अब आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, तो जो बात मैं शुरू से कह रहा हूँ, पिछली डिबेट आपने की थी, उसके कंटेंट मुझे अभी तक याद है। मैंने उसमें भी कहा कि भाई एनपीएस को लागू किए हुए अब करीब 18-20 साल हो रहे हैं, 18 साल तो हो ही रहे हैं।
एक बार इसकी समीक्षा कर दी जाए। उस टाइम हटपाड़ी हुई थी, संसद सत्र दोबारा शुरू हुआ, बजट सेशन, और देखिए वित्त मंत्रालय का अनाउंसमेंट आ गया, क्योंकि उन्हें भी लग गया कि भाई ये जो पेंशन का पैसा शेयर मार्केट में भी डालना है। हाँ। अभी देखा आपने कैसा धड़ाम हुआ था शेयर मार्केट, तो मार्केट का वो रिस्क, बंद करो लाइट्स मंदिर से। मार्केट का रिस्क लोगों के बुढ़ापे को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ये अब इसकी जो समीक्षा करने की बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बड़ी चर्चा हो रही है। अरे भाई, राज्यों की वित्तीय स्थिति केंद्र की वित्तीय स्थिति से अलग नहीं है। जो भी राज्य टैक्स लेते हैं उसमें तंबाकू और पेट्रोल के सिवा जो बाकी टैक्स आता है केंद्र सरकार के खाते में पहले जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पहले जाता है, उसके बाद राज्यों को मिलता है। तो केंद्र कुंडली मार के बैठा हुआ है और केंद्र महंगाई ज्यादा करता चला जा रहा है कि सारा पैसा केंद्रीय सरकार के पास जा रहा है। उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो वहां क्या लागू करेंगे और क्या नहीं लागू करेंगे। अब आप पंजाब, आप मुझे बता सकते हैं कि पंजाब में इस वक्त कितना कर्जा है पंजाब पर? इस वक्त नहीं, जब हमने सत्ता समाज थी तब 2.5 से 3 लाख के बीच में, करोड़ के बीच में कर्जा था जी। अब आप सुने, नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ना इससे वित्तीय भार बढ़ेगा कि नहीं? प्लीज, पीछे मैं बता रहा हूँ, वित्तीय भार का मैनेजमेंट होता है। एक चीज होती है कि आपने कार खरीद ली तो आपका खर्चा बढ़ गया, लेकिन अगर आपने भी रमेश सर, आपका ऑडियो बार बार जा रहा है। एक ब्रेक ले रहा हूं मजबूरन, मैं क्योंकि चाह रहा था, आप बहुत अच्छा रखते हैं पक्ष अपना ताकि आपकी आवाज आ पाए, लेकिन दिक्कत आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार एक और महत्वपूर्ण आंकड़े के साथ आएंगे कि आखिरकार ओपीएस को लेकर कहानी है क्या, आंकड़ों के जरिए समझेंगे। ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो कर्मचारियों को टेंशन, मानियों को छप्पर फाड़ पेंशन। सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। ब्रेक से पहले रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाह रहा था, दिक्कत हो रही थी ऑडियो की। आप अपनी बात अब पूरी रख सकते हैं जो बात मुकेश जी ने कही, फिर मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं कि भाई ये मसला अर्थव्यवस्था का है, आप लोगों ने वोट तंत्र से जोड़ दिया इसको। देखिए, ऐसा है कि अर्थव्यवस्था और चुनावों में संबंध होता है, चाहे इसको कोई मना करने की कोशिश करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई हमेशा मुद्दा होती है ना, बेरोजगारी मुद्दा होती है ना, तो इसका अर्थव्यवस्था से संबंध होता है, मैं इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन ये प्योर वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, ये मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी किसी भी राज्य में वोटों का बहुत सब्सटेंशियल परसेंटेज नहीं होते हैं। मुश्किल से 7-8% सरकारी कर्मचारियों की संख्या होती है, और जब से निजीकरण होता जा रहा है सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटती जा रही है। तो मैं इसको वोट बैंक पॉलिटिक्स से जोड़ने को तैयार नहीं। अच्छा, हाँ, 2021-22 क्योंकि सदन के भीतर जो कहा गया, मैं वही कह रहा हूं सर। एक मिनट 2,98,000 करोड़ पेंशन में चला जाता है, यानी एक बहुत बड़ा भार है, और पंजाब की भी अर्थव्यवस्था कोई अच्छी स्थिति में नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा ना? अब आगे बोलूं जी। देखिए, ये जो 2,18,000 करोड़ रुपए उनकी कर्मचारियों की पेंशन में जाता है, आप देखें कि ये पैदा कहां से हो रहा है भार। क्योंकि मैं एक सरकारी संस्थान का चेयरमैन रह चुका हूं, इसलिए मैं बताता हूं। जब मैं वहां चेयरमैन बना तो 6ठे वेतन आयोग के अनुसार तनख्वाह थी। जब 7वें वेतन आयोग की तनख्वाह को हमने ही अप्रूव किया, चूंकि सरकार अप्रूव कर चुकी थी, तो जो कर्मचारी थे उनकी तनख्वाह में 1.5 से 2 गुने का इजाफा हुआ। तो कहने का मतलब कि जो वेतन आयोग की वजह से जो सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में महंगाई दर को देखते हुए बढ़ोतरी की गई, सरकार को अपने संसाधन
अर्थव्यवस्था का बेहतर मैनेजमेंट करके बढ़ाने तो चाहिए। मतलब फ्री बांटने से अर्थव्यवस्था मैनेज हो जाती है? नहीं, सुनिए, फ्री बांटने की अर्थव्यवस्था नहीं है। हाँ। आप समझे कृपया इस बात को, ये टैक्स का ही पैसा है जो बेहतर मैनेजमेंट करके समाज के उन लोगों को राहत देने में किया ठीक, जाता मुकेश जी है। आपको समझ में आया? डिग्री लेकर देखिए, घूमने वाले ऐसा है आपको कि- कुछ सलाह दे रहे हैं। नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप पार्टी अब ये देख लीजिए कि वहां पर किस प्रकार से इनके ऊपर जो है 3.47 लाख करोड़ का जो है इन पे बर्डन है, बोरोइंग है, जो कि ऑलमोस्ट 47% ऑफ जीएसटीपी है, मतलब विच इज वेरी हाई। और जो जो कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था इनका फिस्कल डेफिसिट जो है वो डेंजरसली हाई है। आई थिंक इट्स अबाउट 4.47 समथिंग, 5% के आसपास है, जो कि 4% तक रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके बाद ये ओल्ड पेंशन स्कीम में जो 1.75 लाख एम्प्लॉयज को अभी ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब सारा कुछ सरकार की तरफ से जाने वाला है, मतलब जो भी पेंशन जाएगी सब सरकार की तरफ से जाएगी। भले ही आप कहते हैं हम तो, अरे अभी आपने क्यों एडिशनल बोरिंग करने में लगे हुए हैं आप? अगर आपकी स्थिति इतनी अच्छी है तो एडिशनल बोरिंग क्यों कर रहे हैं? तो आप जो है एक हाथ से निकाल करके एक ऐसी स्कीम पे दे रहे हैं। मैं नहीं मानता, मैं मानता हूं कि आपको उनका भला करना चाहिए, एम्प्लॉयज का भला सोचना चाहिए, लेकिन आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो अच्छा। ये कौन सा फिस्कल प्रूडेंस है आपकी, जरा मुझे बताइए। ऐसे मैं आपको हिमाचल आप प्रदेश ये के कह बारे रहे में हैं बता कि देता हूं। आमदनी 98 खर्चा रुपया? हाँ। सर 66 इनकी सालों में स्थिति तो बहुत नाजुक तमाम है। एक मिनट, मुकेश जी आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि देश के इतिहास में बात करूं तो 66 सालों में कभी किसी की सरकार आई, कभी किसी की सरकार आई। 2014 से पहले देश पर कर्जा था 55 लाख करोड़ के करीब का, और पिछले 8 सालों में आपकी सरकार में 85 लाख करोड़ का कर्जा हो गया जी। आज ये कर्जा जो है 140 लाख करोड़ से ज्यादा का हो गया है केंद्र सरकार का, और आप कह रहे हैं कि आमदनी 98 खर्चा रुपया। मैं गलत आंकड़ा तो नहीं दिया सर? नहीं, आप जो कह रहे हैं मुझे बताइए, जीडीपी का कितना परसेंटेज है बोरोइंग, आप बताइए। तो आप ये कह रहे हैं ग्रोथ का इंडिकेशन है कर्जा लेकर घी पीने का? नहीं, ग्रोथ अगर आप प्रोडक्टिव एसेट्स में पैसा डाल रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो ग्रोथ की ओर है। यानी कर्जा लेना अच्छा है। एक इकोनॉमिक इक्वेशन है कि अगर 60% के आसपास आपका डेट है, ये मैं सेंट्रल स्कीम के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि इनके रेवेन्यू जनरेशन जो है बहुत लिमिटेड है जी, तो वहां पर आपकी इकोनॉमिक प्रूडेंस को अप्रूव की जाती है। चलिए वो तो रही बात। अभी सर 10 लाख 9,513 करोड़ तो एनपीए हो जाता है। किसके? ये तो आप यूपीए की बात कर रहे हैं, आपको मुखालता होता जा रहा है ये यूपीए में। नहीं सर, आप मुझे करेक्ट कर दीजिए, मैं उनमें से नहीं हूं जो बहस, अगर मुझे गलत लगेगा तो आप करेक्ट कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप यूपी में बताइए कितना एमपीए हुआ था मुझे सर। आपके पास आंकड़े होते हैं, मेरे पास इतने ही आंकड़े मैंने आपसे तो हमको देखिए एक बार बताऊं मैं आपको, हमको विरासत में एक बहुत ही खतरनाक आर्थिक स्थिति से हमें मिली, उसके बाद 2 साल कोविड आ गया। तो ये जो संक्रमण था और उस समय पूरे देश की जान बचाने का जो चुनौती थी, वैक्सीन था, तमाम लोगों के घर पे खाना पहुंचाना था, इसके अलावा आयुष्मान स्कीम जो मैं समझता हूँ 5 लाख रुपए की स्कीम है ठीक सर प्रति परिवार को, तो ये तमाम ऐसी। अरोड़ा साहब बात तो सही है ना मुकेश जी की, अगर ये योजनाएं चलेंगी तो पैसा कहाँ से आएगा, इसका जवाब मुझे दीजिए अरोड़ा जी। मैंने कहा 10 सेकंड बोल दूं सर, 10 सेकंड आप बोलिए मुकेश जी, बोलिए प्लीज मुकेश जी जल्दी मैं ये कह रहा था कि जो मोहतरमा कह रही थी, अपने कंधे पे ताल ठोक रही थी, ये सबसे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को डिसकंटिन्यू वाले इनके अब्बा जान जो थे मुलायम सिंह यादव, उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था। अब ये जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की पैरोकार बन गई है। मुकेश जी अगर पैसा लेते हो तो ले लीजिए चवन्नी, ओके? अब्बा जान और पिता जान, जरा तमीज से बात करिए, डिरेल मत होइए आप। चलिए नहीं, अच्छा आप चलिए मुद्दे की बात पे आइए मैडम, ये बताइए आप मुद्दे पे बात करिए, पर्सनलाइज मत चलिए होइए। अच्छा चलिए मैं पर्सनलाइज नहीं हो रहा हूँ।
चलिए मैं पर्सनलाइज नहीं हो रहा, आप मुझे जवाब दे दीजिए कि 2005 मैं आपको जवाब देने यहाँ नहीं बैठी हूँ, मैं आपको जवाब देने यहाँ नहीं बैठी हूँ। और नहीं बात करनी मुझे नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, शिल्पी मुझे जी, नहीं बात करनी। तिलक जी बात करेंगे, मैं बात करूंगी, मुझे आपसे बात नहीं शिल्पी जी करनी। प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। मैं सॉरी, मैं इनसे नहीं बात करूंगी। आप मैं एक एंकर के मिनट माध्यम से पूछ रहा शिल्पी जी, हूँ, एक मिनट। मैं एंकर के माध्यम से पूछ रहा हूँ, अरोड़ा जी आ रहा हूँ आपके पास। ओल्ड पेंशन स्कीम मुलायम सिंह जी ने डिसकंटिन्यू करी थी कि नहीं करी थी, मुझे ये बताइए। हम लागू भी कर रहे हैं, वो तो कांग्रेस ने भी करी थी ना, कांग्रेस ने भी करी थी और कांग्रेस लागू भी कर रही है। तो किसी ने डिसकंटिन्यू करी तो इसका मतलब शिल्पी जी, ये ये नहीं तो कि वही बात, भविष्य में कोई ये continue वही नहीं बात करेगा। होगी। एक मिनट आज ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ठीक, ये वही बात होगी। बिल्कुल सही कहा मुकेश जी ने। मैं अभी उस विषय में नहीं जा रहा, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जब आप केंद्र में थे और पूरी की पूरी यूपीए मुलायम सिंह यादव के पीछे चल रही थी, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के लिए, तब आपने जातिगत जनगणना का जिक्र नहीं किया, तब आपने उन आंकड़ों को जारी करने का जिक्र नहीं किया जो यूपीए मनमोहन सरकार के वक्त हुआ था। तब आप करते ना, किसने रोका था? तब तो आप देश के प्रधानमंत्री के बाद नंबर 2 थे। ये तो वही बात हो गई। एक मिनट अरोड़ा जी बोलिए, है ना विषय? अब यही कि भैया सियासत के चश्मे से देखेंगे। और मनमोहन सिंह जी कहते थे पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। तिलक जी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बिल्कुल ठीक बात है। और जिस प्रकार से 35 लाख हजार करोड़ का ऋण और अब 85 से 87 लाख करोड़ का ऋण भारतीय जनता पार्टी और अभी इनके प्रवक्ता ने स्वीकार भी किया, इन्होंने उदाहरण दे दिया कोविड का। इन्होंने जब अपनी बात रखी, ये कंफ्यूज रहे। जब ओपीएस स्कीम की बात की, आपका प्रश्न था जिस प्रकार से, उसका उत्तर नहीं दे पाए वो। हाँ भी बोला, ना भी बोला। अगर ये मझधार में, आपके मुद्दे नहीं बोला, आप मझधार में बैठे हैं, नैया या तो इधर रखिए या उधर रखिए, मझधार में काम नहीं चलेगा। आप किनारे। अरोड़ा जी एक बात बता दीजिए दिल पर हाथ रख के, तब मनमोहन जी सही थे या आज कांग्रेस सही है? मैं फिर बोलूंगा, बोलिए ना। मेरा उत्तर गागर में सागर भरता हूँ, मैं लंबी बात नहीं करता। हाँ। समय की मांग। हाँ, समय की मांग, क्योंकि आज आपकी हालत ऐसी है कि आपको वोट चाहिए, आप जानते हैं। तब समय की मांग दूसरी थी। मुकेश जी, मैं आपका सम्मान, तब आप सरताज थे। लेकिन जवाब को ढंग से तो दीजिए, कम से कम पता तो लगे समय की मांग है क्या। इतना तो हमें एनलाइटन नहीं, आप तो कंफ्यूज हैं। आपसे सीधा आपने उत्तर दिया, आपसे प्रश्न किया तिलक जी ने। तिलक जी इतने अच्छे पत्रकार हैं, और शिल्पी जी ने भी आपसे बात की, रमेश जी ने भी ये पूछा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए या नहीं। आपने उत्तर ही दिया। मैं खड़ा हूँ, मैंने उत्तर दिया है, मैंने अर्थशास्त्री की तरह एक उत्तर दिया है कि अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो जरूर करिए इम्प्लीमेंट, और नहीं है तो ये जबरदस्ती। वो कहते हैं वादा, वो कहते हैं एक शेर है, वादा था पार लगाने का और साजिश थी नाम डुबोने की, तो बड़ी जल्दी। नहीं, आपने कहा कि मैं अपना इंडिविजुअल कह रहा हूँ कि ना इधर ना उधर, और तिलक जी ने कहा था ना है नहीं, तो क्या कहना चाहिए? खड़ा है तिलक जी मुझे क्या बोलना चाहिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम पे स्विच ओवर कर जाइए विदाउट अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन। कमाल कर रहे हैं महाराष्ट्र में लागू करोगे? चलो महाराष्ट्र में ऑलरेडी मूल्यांकन। अरे एकनाथ शिंदे का आप वक्तव्य सुन लीजिए, उन्होंने कहा है कि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं बहुत एक्टिवली, अगर उनकी स्थिति होगी वो करेंगे। उत्तर प्रदेश में करेंगे, उत्तर प्रदेश में वही तो मैं भाई, मापदंड तो होना चाहिए। पहले मना किया था वो योगी जी ने, उसके बाद चुनाव जीते लगातार। पहले मना किया था कि नहीं, मुझे बताइए असेंबली चुनाव में योगी जी ने मना कर दिया था हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे नहीं जाएंगे, क्यों इतनी भारी मात्रा से चुनाव जीते, बताइए जरा। क्रोधित नहीं होना, उत्तेजित नहीं होना। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे आप इसका उत्तर दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार से लखनऊ की घटना घटी, शिक्षकों ने, पढ़े लिखे शिक्षक ऐसा विद्रोह किया। हमारी बहन शिल्पी ने भी कहा, काली पट्टी बांध के अटेवा की जो बात की, उसके लिए आप क्या बोलते हैं? अटेवा में आज ठीक हुआ या गलत हुआ, या गूगल में सर्च करके बता दीजिए कि ठीक रहा गलत रहा। देखिए में सबका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, नहीं गलत करने का अधिकार। गलत या सही? आपके राज्य में आप ना मुकेश, एक मिनट मुकेश, अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि आपके राज्यों में प्रोटेस्ट नहीं होते हैं, या आपके जब आपने एनपीएस को पूरी तरह से लागू करने की जिद ठानी थी मनमोहन सरकार में, तब प्रोटेस्ट नहीं हुए थे?
देखिए, इन्होंने खुद बोला कि प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन मैंने शिक्षकों की बात की कि जिस प्रकार से शिक्षक कर्मचारी उन विचारों ने किस प्रकार से अटेवा में आंदोलन किया और डिमोस्ट्रेशन कितना अच्छा ठीक, था। मैं रमेश कह जी रहा हूं- प्लीज जल्दी से, मैं फिर उसके कह रहा बाद हूं- शिल्पी जी आपके पास आ रहा हूं, फिर फाइनल मैं- कमेंट मुकेश जी से लूंगा। मैंने कहा इतना अच्छा मूक होकर, चुप होकर, शांतिपूर्वक कितने बुद्धिजीवी लोग हैं, हमें स्मरण करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए उनसे, चाहे मुकेश जी की पार्टी हो, चाहे मेरी पार्टी हो, कोई पार्टी हो, हमें उनसे सर मैं वही तो सीखना पूछ रहा हूं, चाहिए। किससे सीखे? मनमोहन जी से सीखे, पी चिदम्बरम जी से सीखे, या आप जयराम रमेश जी से सीखे? देखिए, तीनों से सीखिए। हाँ, तीनों वो से जिस- सीखिए, बस। जिस ठीक, पद सर। में तिलक जी जहाँ वो वर्तमान में जिस पद में हैं, ऐसे नहीं पहुंचे, मैं और मुकेश जी नहीं पहुंच पाए, रमेश जी नहीं पहुंच पाए, ठीक, तो कोई सर। उनमें प्रतिभा, कुछ ज्ञान, कुछ बुद्धिजीवी वो लोग हाँ होंगे बिल्कुल जो वहां सर, तक उनके पहुंचे। ज्ञान पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहा मैं, लेकिन आप लोग जो है सत्ता होती है तो कुछ और बोलते हैं, विपक्ष में होते हैं तो कुछ और बोलते हैं। ये वाला मसला मेरे साथ मत करिए प्लीज। एक मिनट रमेश जी, आप अभी गलत कोट मुकेश कर जी ने जाते हैं। कहा, अभी मुकेश जी ने एक लाइन बोली थी बड़ी बढ़िया, हाँ, वादा था पार लगाने का, साजिश थी नाव डुबोने की। बड़ी बढ़िया असलियत खोली उन्होंने भाजपा की। वादा था 15 लाख लाने का, अरे महाराज वादा आपके लिए था कह 15 रहा लाख लाने हूँ, का, हम तो जो वादा करते और निभाते 1 रुपया नहीं आया। हम वादा ऐसे था हम ऐसे पेट्रोल नहीं बोलते डीजल हैं। 30 रुपए लीटर बिकवाने का, और पेट्रोल और डीजल आपने 100 क्या क्या के पास वादे किए पहुंच थे? गया। केजरीवाल जी के वायदे वादा था बताइए ब्लैक मनी कि लाने मैं का, कोई पार्टी और ज्वाइन नहीं करूंगा, उसने मैं ब्लैक कोई मनी मैं वाले राजनीति देश के नहीं बाहर करूंगा, पहुंच गए। मैं तो मैं साजिश ये छोटी सी हमें गाड़ी नहीं में पता थी। घूमूंगा। हमको उन्होंने दो क्या क्या बार वायदे किए थे, जरा अपने भरोसा वायदे भी तो करके भाग रहे गिनाइए हैं। भाई साहब। तीसरी बार अरे भरोसा आप अपने करने वाले हैं। केजरीवाल जी ने कौन कौन से वायदे यार, पूरे अब किए थे आपने बताइए। खुद हर अपनी वायदे पे पोल गलत खोल बोलते ली है, हैं। अब आप बताइए उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। एक किया। मिनट अब मुकेश जी, उन्होंने कहा मुकेश कि जी, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग बड़ी सवाल आ गाड़ी गया। नहीं लूंगा। किया। एक उन्होंने मिनट, कहा बड़ा लोकपाल इंटरेस्टिंग सवाल आ गया। लगाया। एक आपने मिनट लोकपाल लगाया? मुकेश जी, बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आ लगाया गया। आपने? रमेश जी, बताइए। रमेश जी के भी चाहने वाले खूब हैं। लाइव में कमेंट आया कि डिग्री कर रहे हो, सबकी डिग्री मांग रहे हो, सबकी डिग्री पूछ रहे हो। जरा भगवंत मान कितने पढ़े लिखे हैं देश को बता दो। कम से कम भगवंत मान ने गलत एफिडेविट तो नहीं दिया। नहीं, आप कह रहे हो ना कि इनकी डिग्री बताओ, उनकी डिग्री। भगवंत मान कितने पढ़े लिखे हैं? आप भगवंत मान का इलेक्शन एफिडेविट चेक कर लीजिए ना। सर आप बता दीजिए, आप तो अरे, सबका मांग रहे हैं ना डिग्री। आप बता दीजिए ना कितना पढ़े लिखे हैं भगवंत मान। वो पब्लिक रिकॉर्ड है। हाँ तो कोई बता दीजिए छिपाने सर। वाली बात ही आप नहीं कह है। रहे हो ना कि पढ़े इलेक्शन लिखे कमीशन- अनपढ़ प्रधानमंत्री और ये वो, तो आप बता दीजिए कि कितने पढ़े लिखे हैं जिनको आपने सीएम अरे बनाया। भाई, भगवंत मान की डिग्री, भगवंत मान के कॉलेज के रिकॉर्ड, सब कुछ फार्म हाँ तो 26 सर वो के कौन से affidavit कॉलेज में कब लिखे गए, हुए हैं। कहाँ पढ़े लिखे हैं, वो भी तो बता दीजिए ना। आपको भी तो मालूम होगा ना सर, बता दीजिए आप। नहीं ओहो, जिस भाई ने भी पूछा है उसको रिकॉर्ड चाहिए तो हम रिकॉर्ड भी दे देंगे। हाँ तो दे दीजिए उसमें सर। छिपाने वाली कोई बात नहीं, नहीं दे है। दीजिए। अगर आप दूसरों की डिग्रियां मांग रहे हैं, जब आप एक उंगली आप दूसरों की तरफ करते हैं तो 3 आपकी तरफ भी आती है ना सर, वो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वो बता भाई दीजिए। आरटीआई लगाए, उनको आरटीआई का जवाब मिल जाएगा। अच्छा, आप भी हम आरटीआई की। आप हाँ नहीं करेंगे। देखिए, हमें पारदर्शिता और वाली करने की जरूरत ही नहीं है। पार्टी कह रही है कि आरटीआई लगाओ, तब बताएंगे कि भगवंत मान कितने पढ़े लिखे बिल्कुल हैं। कह दूं आपको कि हमें इस बात को सीक्रेट रखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। सर तो मत में रखिए ना फाइल हो चुका है। सीक्रेट, तो बता दीजिए। सीक्रेट क्यों रख रहे हो, क्यों बोलते हो मुझे आरटीआई लगा कोई दो? सीक्रेट नहीं है, इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी फाइल्ड है। ठीक है, ओके। शराब नीति में मसरूफ है वो, शराब का उनको नहीं, अभी वो नहीं, एक के साथ एक फ्री वाला मसला नहीं अभी। मुकेश जी एक मिनट। हाँ शिल्पी जी, अब कैसे इस रास्ता निकलेगा, या फिर आपको लग रहा है कि 24 में यही मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा विपक्ष की एकजुटता के लिए भी? क्योंकि रमेश जी भी कह रहे हैं कि हो, अरोड़ा जी कह रहे हैं कि भैया करो, और आप ओपीएस वाला जो मसला है एक ब्रिज का काम करेगा आप लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए। देखिए, ओपीएस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। विधानसभा चुनाव से आ रहा है और अलग अलग प्रदेशों में आप खुद कह रहे हैं कि कर्नाटक से लेके हिमाचल ये प्रभावी मुद्दा रहा है और रहेगा भी। आगामी कर्नाटक के चुनाव में भी ये प्रभावी मुद्दा रहेगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से जातीय जनगणना एक प्रमुख मुद्दा है, विपक्ष के साथ आने के लिए ओपीएस भी एक मुद्दा है। और
आपने कहा कि मुझे हंसी इस बात पे आई थी, आप कह रहे थे कि विपक्ष में रहते हैं तो कुछ और बात करते हैं और सत्ता में आते ही आप लोग कुछ और बातें करने लगते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये तो सबके ऊपर लागू होता है। मैं किसी का नहीं, मैंने किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया। नहीं, मैंने किसी पार्टी का जिक्र नहीं किया। मैं सभी के लिए, मैं सभी की बात कर रहा हूँ, सभी के लिए बात कर रही हूँ, मैं भी सभी की बात कर रही हूँ। और मैं यहाँ व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी के ऊपर कोई बात नहीं कर रही। मुझे लगता है कि बड़े संतुलन में आपकी डिबेट हमेशा होती है और इसमें व्यक्तिगत होने से बचना चाहिए हम सभी को। तो जब लोग कहते हैं कि अरे भाई ये जुमला था, वो जुमला था, अरे ये पारदर्शिता, तो थोड़ा सा हम लोगों को सब चीजों का ध्यान रखते हुए चलना चाहिए कि वोट लेने के लिए राज करने की ये जो राजनीति है, ये राजनीति तो सिर्फ राज करने की नीति है और इसके लिए पार्टियां देखती हैं कि क्या मुद्दे प्रभावी हो रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है, लोगों की जो उम्र है वो बढ़ रही है, तो आप ऐसे में 60 साल के बाद यकायक आप उसको कहते हो कि नहीं हम तो कोई आपका मतलब नहीं है। 60 साल के बाद वो एक सरकारी कर्मचारी जो रिटायर होता है उसके पास आय का क्या स्रोत है, क्या स्रोत है? उसको कोई नौकरी भी तो नहीं देता है, लेकिन एज एक्सपेक्टेंसी तो हमारे देश में बढ़ रही है। तो उन नागरिकों के लिए सरकार के पास कोई लेटरल में कोई स्कीम है क्या? नहीं है। लेकिन विधायकों के लिए है, माननीयों के लिए है, सब्सिडाइज हर चीज, हर सुविधा उन्हें दी जाती है, किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं दी जाती है। बहुत अच्छी बात कही। तो आपके परिवार में भी कोई सरकारी कर्मचारी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पूरे सारे लोग हैं, सभी हैं, सारे लोग हैं। कभी आप लोगों ने गुजारिश नहीं की थी मुलायम सिंह यादव जी से कि आप लागू करवा दीजिए? मुलायम सिंह जी के समय में मैं राजनीति में नहीं थी, आज हूँ, मैं आज की बात करती हूँ। ये बचने जैसी बात नहीं है, लेकिन मेरा परिवार सरकारी कर्मचारियों से भी भरा हुआ है। हाँ। और आज मैं राजनीति में हूँ, सक्रिय राजनीति में हूँ। ये एक बड़ा मुद्दा है, बड़ी संख्या को प्रभावित करता है और इसमें मुझे नहीं लगता कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर भी हैं वो इससे इनकार कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा है मेरे आस पड़ोस के लोग भी ये मांग कर रहे हैं। अब आप लोगों ने सही, एक मिनट, अब मेरी दरख्वास्त है आप तीनों से, अजय जी आपसे भी, रमेश जी आपसे भी और शिल्पी जी आपसे भी, आप लोगों को संयम के साथ मुकेश जी ने सुना। अब मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट उनसे बातचीत करना चाहूंगा, अगर आप तीनों की इजाजत हो। बिल्कुल 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 ठीक। मुकेश जी, जी, वित्तीय बोझ का आपने जिक्र किया। देश में इस वक्त ओपीएस को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम वित्तीय भार। ठीक सर, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन अब मैं कुछ आंकड़ों का जिक्र करूंगा। मैं ये आंकड़े इसलिए लेकर आया हूं कि भाई ओपीएस विधायकों को फुल पेंशन और सरकारी कर्मचारियों को टेंशन, यानी मान्यों को मान और जनता टैक्स से परेशान। ठीक, अब मैं कुछ आंकड़े रख रहा हूं, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि विधायकों को जरा देश भी देखे और समझे कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर विधायकों को 2-2, 3-3 पेंशन मिलती है। फुल स्क्रीन प्लीज आंकड़े प्ले करिएगा विधायकों के खर्च को लेकर, और उस खर्च का आंकड़ा मैं अगर आपके सामने रखूंगा तो आप देखिएगा कि अलग अलग राज्यों में किस तरह से अब मध्य प्रदेश का आंकड़ा सबसे पहले। मध्य प्रदेश में एक दिन की विधायकी, जिंदगी भर आप पेंशन पाने का अधिकार, ओपीएस नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी बार आप विधायक बनेंगे उतनी बार आपको पेंशन नसीब होगी। 450 विधायकों पर पेंशन का सालाना खर्च मध्य प्रदेश में लगभग 21 करोड़ के आसपास आता है, और राज्य पर इस वक्त लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है। और पूर्व विधायकों को हर महीने, अगर मैं राज्यों पर बात करूं तो महीने में 50,000 करोड़ के खर्च की बात कर रहा हूं मैं, और 10 साल विधायक रहने पर 60,000 महीना पेंशन। 850 पूर्व विधायकों को सालाना खर्च जो है वो करीब 80 करोड़ के आसपास। महाराष्ट्र की सरकार का मैं जिक्र कर रहा हूं, महाराष्ट्र की सरकार पर 6,80,000 करोड़ का कर्ज है, और महाराष्ट्र में हर आदमी पर 54,000 का कर्ज आता है, लेकिन यहां पर भी पेंशन में विधायकों को देने में कोई दिक्कत नहीं। अब देश भर का जिक्र करूं तो बिहार में 1,000 पूर्व विधायकों को पेंशन का अगर जिक्र करें, आंकड़ा बताता है, बिहार का जिक्र एक बार फिर से कर रहा हूं मैं आपके सामने, बिहार में 1,000 पूर्व विधायक, 60 करोड़ सालाना खर्च बजट का, और हरियाणा में हर महीने विधायकों को लगभग 2.5 करोड़ महीने का खर्च आता है, और राजस्थान में 483 पूर्व विधायकों पर 37 करोड़ का खर्च आता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ जिस आंकड़े का मैं जिक्र कर रहा था वो आंकड़ा महाराष्ट्र का है,
और महाराष्ट्र के आंकड़े भी हैरान करते हैं। फिलहाल मैं आपके पास आना चाहूंगा मुकेश जी। जी मुकेश जी, हमें कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए वित्तीय बोझ है, लेकिन मान्यों को पेंशन देने के लिए कोई वित्तीय बोझ नहीं है। हर राज्य की यही कहानी है। विधायक हो तो अपनी सैलरी बढ़ा लो, कोई टेंशन नहीं। मंत्री हो तो भी पेंशन चाहिए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन टेंशन सरकारी कर्मचारियों के लिए है। गलत आंकड़े तो नहीं दिखाए सर? प्लीज मुकेश जी का ऑडियो। सर देखिए, आपने बहुत बुनियादी प्रश्न किया और मैं बहुत खुश हूं कि आपने ये एक बुनियादी प्रश्न जो है, जो कि मैं समझता हूं कि दोहरे मापदंड को दर्शाता है। और जहां तक ये सब स्कीम्स हैं, इनके पीछे एक्ट बने हुए हैं। एक्ट में के अंदर इनकी सैलरी डिटरमिन होती है। अभी जैसे में सर, एक्ट तो आप और हम ही, आप लोग संसद में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, आप ही बनाते हैं ना सर कानून। तो कोई भगवान तो बनाता नहीं सर कानून। तो बताऊं, 1950 के बाद से जो है एक्ट लगातार कांग्रेस की सरकार में बने, फिर यूपीए में बने, फिर सर 2014 के बाद प्रभु राम की कृपा से आपने ऐसे ऐसे एक्ट बनाए हैं, विरोध के बावजूद भी आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक्ट जो बनते हैं उसके पीछे पब्लिक के नुमाइंदे उस पर एक्ट पे वोट करते हैं। यही डेमोक्रेसी है कि भाई डेमोक्रेसी के माध्यम से आप, अब वो गलत है या सही है उसका मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। बहुत से योगी जी ने बहुत अपने उसके अंदर सर, तो फिर हम मतलब कर्मचारियों के लिए तो ओपीएस अच्छा नहीं है क्योंकि वित्तीय बोझ बढ़ेगा, लेकिन अगर 3 दिन पेंशन विधायक पा रहे हैं तो बोझ नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, योगी जी ने आजम खान की पेंशन को डिसकंटिन्यू कराया। सर सबकी कर दीजिए ना, कि जिसको जरूरत नहीं है तो आप कहिए। उन्होंने क्या दिक्कत है? और उधर देखिए, ये केजरीवाल जी ने अपने एमएलए की 1.75 लाख पर मंथ की एमएलए की सैलरी बढ़ाई है। जो कि जमीन से जुड़े हुए सबसे बड़े नेता वही माने जाते हैं कि हम सर, तो आप एक नजीर पेश कर दीजिए ना। सर देखिए, हमें नई संसद बनाने के लिए पैसे की टेंशन नहीं है, नई संसद बनाने के लिए पैसे की टेंशन नहीं है, लेकिन ओपीएस लागू करने में जो है वो फिर टेंशन है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं आपकी बिल्कुल संवेदनशील होकर के मैं इस बात पे कह रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी कोई शक नहीं है। पर मैं समझता हूँ स्वतः इन सब एमएलए को और एमपी स्वतः ही अपना स्कीम वॉलंटरी की स्कीम में मुझे अपील करी और दुनिया ने वॉलंटरीली छोड़ दिया उन जो सब्सिडी थी। तो ऐसे ही हम तो अपील ही कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक्ट मुझे आप एमपी बना दीजिए, मैं आपकी आवाज पुरजोर उठाऊंगा पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्वतः ही उनका कोई एक नैतिक स्तर होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है, हम क्यों गरीब जनता पर बर्डन बने। बहुत से ऐसे एमएलए और एमपी हैं जिन्होंने एक दिन भी विधानसभा गए सांसद, कई राज्यसभा ऐसे सांसद हैं, बड़े बड़े लोग बना देते हैं, अच्छी बात है, उनकी काबिलियत होगी, मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन जाते हैं तो सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए। सवाल कितने पूछे वो भी एक सवाल है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा। लेकिन फाइनल कमेंट आपका। इस वक्त देश की जनता आपको सुन रही है, राज्य और केंद्र के कर्मचारियों की संख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास है। ओपीएस रेवड़ी है कि नहीं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी सर। ये तो इसमें कुछ कहने की जरूरत है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं और आप उसके बाद ये स्कीम लेके आ रहे हैं तो इसके पीछे मंशा से राजनीतिक चेतना। तो यानी आप रेवड़ी मानते हैं इसे? बिल्कुल, मतलब अगर स्थिति आपकी अच्छी नहीं है, जैसे पंजाब में वो रेवड़ी है, हिमाचल में रेवड़ी है, स्थिति देखनी। हमने तो नहीं कहा कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम में जाएंगे, हमने चुनाव लड़े। सर मैं चाह रहा था, बहुत अच्छी डिस्कशन हो रही थी, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका भी, अरोड़ा जी आपका भी वक्त से ऊपर चला गया, रमेश जी आपका भी, शिल्पी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मसला वाकई में सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या 24 में ये मुद्दा बनेगा? एक बड़ा सवाल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।